झूठी जमहूरियत तेरी मजहब को लड़ाना, कमजोर को दबा के उन पे जुल्म ढाना, फिरौनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। उसके टाइम से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो सोचे कि आप लोगों से बात कर ले, मुद्दे जिनके ऊपर हम चर्चा करने के लिए आए थे वो मुद्दे, लेकिन आपका कहना है कि कुछ तो एक तो ये है कि सबसे पहले हाथरस की जो घटना है उसके बारे में हमने भी आंदोलन किया है, और हमें इस पूरी घटना के अंदर दुख इस बात का हो रहा है कि एक महिला एक लड़की के साथ इस तरह का बलात्कार होता है, और सत्ता में बैठे जितने भी राजनीतिक पक्ष है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी जो इस मुद्दे को राजनीति के चश्मे से देख रही है, उनकी हम निंदा करते हैं कि वो लोग सड़क के ऊपर उतर के नहीं आए हैं। तो क्या ये हो गया है कि अब लड़की की जात क्या है, लड़की का पक्ष क्या है, कौन इसका विरोध कर रहा है, तो ये जो सब जो हो रहा है इसकी हम बड़ी निंदा करते हैं कि इस तरह की हरकत नहीं होना चाहिए, सभी लोग एक साथ मिलकर आना चाहिए, जो गलत हुआ है ऐसा नहीं है कि उसका कोई समर्थन कर सकता है करके, लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर जात और धर्म के बीच में आज उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर जिस तरह से दो समाजों के बीच में एक ऐसा समाज कूद पड़ा है जो कह रहा है कि नहीं ये जो हुआ है ये लड़के इसके लिए दोषी ही नहीं है, मतलब ये कहीं विचित्र तरह का एक ये हो रहा है कि आप देख रहे होंगे कि सुशांत सिंह का जब मैटर आया तो ये सुसाइड नहीं है, ये इसने आत्महत्या नहीं की है, ये हत्या है करके पूरा 2 महीना जब है तो हम अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा करना चाहिए था, तो सिर्फ यही मुद्दे के ऊपर आखिर में सबको है तो ये स्टैंड लेना पड़ा जब एम्स के डॉक्टर्स ने तो इसका निर्णय लिया कि ये आत्महत्या नहीं करके। अब इस हद तक चले जाना कि नहीं ये बलात्कार था ही नहीं, तो सवाल ये पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कब से रहमदिल हो गई है कि एक बच्ची का रातों रात उसके परिवार को छोड़कर अंतिम संस्कार कर देना, तो ये कहीं ना कहीं मतलब जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की सरकार समझ रही है कि हम ये कर देंगे और बाद में उसको डिफेंड करेंगे। देखिए जब बिहार का जब मैटर हुआ था, सुशांत सिंह का मैटर हुआ था, तो आपको याद होगा कि एक बिहार का डीजीपी था तो बहुत बड़ी जो महाराष्ट्र की सरकार के विरोध में बातें कर रहा था, महाराष्ट्र की पुलिस के, मुंबई की पुलिस के बारे में बात कर रहा था। अब वो जनता दल यूनाइटेड भी ज्वाइन करने वाले हैं, इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें जो है इतनी जनता भी बेवकूफ़ नहीं है। हम जिस मुद्दे के लिए आज यहाँ पर आए हैं, बेसिकली आपने देखा होगा कि मार्च से जब से लॉकडाउन लगा है, मार्च से लेकर अभी तक कितने ऐसे संगठन हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने सरकार को निवेदन दिया कि इस पीरियड के अंदर जो पूरी तरह से कारोबार बंद थे, लोग घरों के अंदर बैठे हुए थे, मजबूर थे, कुछ कर नहीं सक रहे थे, और उसके बाद जो लाइट का बिल इन लोगों का आया है सभी लोगों का, तो वो ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अब जब धंधे कारोबार पूरी तरह से बंद थे, कुछ चल नहीं रहा था, और अगर सरकार ये अड़ के बैठी हुई है कि नहीं अब आपको सब पूरा बिल देना पड़ेगा, हमने अपने तौर के ऊपर, आपको याद होगा कि गफ्फार खादरी साहब जो हमें महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष हैं, उन्होंने हमने सब ने मिलकर तो 2 निवेदन दिए, एक जुलाई के महीने में दिया था और एक अगस्त के महीने के अंदर हमने ये दिया था कि इसके अंदर कहीं ना कहीं रियायत दी जाए ताकि लोग है तो इसको भर सके। ऐसा नहीं है कोई नहीं बोल रहा है कि हम नहीं भरेंगे करके उसमें, लेकिन अब सरकार वो समय लेकर आ रही है कि जहाँ पर कुछ फैसला लेना पड़ेगा। इसलिए हमने अब ये फैसला लिया है कि सरकार की तरफ से क्योंकि कोई फैसला नहीं आ रहा है, हम महाराष्ट्र की जनता से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि आपका जितना भी बिल आया है उसका महज 50% आपने बिल भरना है, 50% के ऊपर आपने भरना नहीं है। और हम महाराष्ट्र की सरकार को 1 महीने का समय दे रहे हैं। आज 6 अक्टूबर है, 6 नवंबर तक महाराष्ट्र सरकार ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ फैसला करना चाहिए। हम 50% भरेंगे, जिसका भी 10,000 आया है 5,000 भरो, 20,000 आया है 10,000 भरो, तो बाकी का जितना भी 50% का है उसके ताल्लुक से सरकार ने 1 महीने के अंदर कोई निर्णय लेना। अगर वो निर्णय नहीं लेती है तो मजबूरन हमको MSEDCL के खिलाफ एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करके पूरे महाराष्ट्र की जनता को हम ये अनुरोध करेंगे, चाहे वो कारोबार करने वाले छोटा व्यापारी हो, रेसिडेंशियल वाले हो या बड़ा कारोबार करने वाले लोग हो, जब सबको ही नुकसान हुआ है तो वो नुकसान को देखते हुए
6 नवंबर तक अगर सरकार फैसला नहीं करती है तो महाराष्ट्र की अगर पूरी जनता ने अगर तय कर ली कि अब हम हमें तो इनका साथ नहीं देंगे करके, उसमें अगर हमने सबने अगर ये तय कर लिया है कि हम नवंबर के बाद से तो 1 रुपए का बिल नहीं भरेंगे, आप कितने लोगों का के ऊपर एक्शन लेंगे, काटने का ये करेंगे करके, ये जनता की मांग है। हम इसके ऊपर से हमने पूरा डिटेल हमने स्टडी किए है। देखिए, आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। सरकार अगर चाहे तो बहुत कुछ माफ़ कर सकती है, सरकार ने किया भी है बहुत सारे इसके ऊपर माफ़। हम ये चाह रहे हैं कि इसके ताल्लुक से भी एक उदाहरण के तौर के ऊपर मैं लोकसभा के अंदर एक इंडस्ट्री के ताल्लुक से जब मैं भाषण दे रहा था, देखिए पिछले जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने किन किन लोगों के कर्जे माफ किए हैं और किन किन लोगों को पैसा लेकर ये बोला है कि तुम उड़ जाओ यहाँ से। जैसा ललित मोदी 125 करोड़ रुपये, ललित मोदी 125 करोड़ रुपये 2015 में भाग गया। कहाँ है? तभी माल्टा में है, बहुत अच्छा एक आइलैंड है माल्टा। 2015 यानी कि मोदी सरकार से। विजय माल्या 9000 करोड़ रुपये 2016 में हवाई जहाज में बैठे इंडिया को बाय बाय करने और अभी लंदन में है 9000 करोड़ रुपये। जतिन मेहता 7000 करोड़ रुपये 2016 में हवाई जहाज में बैठे और कैरिबियन आइलैंड, बहुत ही खूबसूरत जो आइलैंड है वहां पे चले गए। ये आपको और मेरा पैसा लेके उड़े गए। मेहुल चोकसी 14,357 करोड़ रुपीस, 14,357 करोड़ रुपये 2018 मोदी सरकार। 2018 में प्लेन में बैठे कैरिबियन चले गए। कैरिबियन बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। नीरव मोदी 22,000 करोड़ रुपये 2018 बैठे, अभी लंदन में है। तो ऐसे अगर कुल मिलाकर अगर देखें कि अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी है ऑल इंडिया के देवीदास पुटकर साहब, उन्होंने हमको कुछ आंकड़े दिए थे कि कितने लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने ऐसे ही उनके करीब के जितने भी लोग हैं उन लोगों को माफ किए हैं या उन लोगों को कर्जा दिए हैं। ये दोबारा कर्जा, जैसा अडानी ग्रुप के ऊपर आपको कितना दिया है लोन पता है आपको? मतलब इसमें से हम कितने भी अगर बैठ के अगर वो आंकड़े को अगर लिखना चाहे तो 1.37 लाख करोड़। अब उसको लिखते कैसा है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि इसको लिखूं कैसा करके। 1.37 लाख करोड़ रुपए ये सिर्फ अडानी ग्रुप को दिया। अब इतने सारे लोग ये पैसा लेकर उड़ गए हैं। हम क्या कह रहे हैं कि जो छोटा आदमी जो घर में रहा है, जो मजदूरी करने के लिए जाता था, जिसका लाइट का बिल 100 यूनिट के नीचे आता था, देखिए सिर्फ अगर आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो औरंगाबाद सिर्फ अगर हम जिले का अगर एक रेवेन्यू अगर निकाले हैं कि लाइट का बिल से कितना जनरेट होता है पैसा MSEDCL को, तो एक रफ अनुमान ये है कि 300 करोड़ से 400 करोड़ औरंगाबाद जिले का, 300 करोड़ से 400 करोड़ रुपए के बीच में औरंगाबाद जिले का। और पूरे मराठवाड़ा का कितना बिल जनरेट होता है, MSEDCL को कितना पैसा मिलता है, तो वो 600 करोड़ से 700 करोड़ रुपए। अब आप सोचिएगा कि सिर्फ औरंगाबाद जिले का, जिस जिले का नेतृत्व मैं करता हूँ, वहां से अगर 400 करोड़ और पूरे मराठवाड़ा से अगर 700 करोड़, तो उसका रीजन ये है कि हमारे पास इंडस्ट्रीज है, बड़ा शहर है, कारोबार ज्यादा है। अब इनमें से सिर्फ औरंगाबाद शहर की अगर हम बात करते हैं तो 2.5 लाख जो कंज्यूमर्स है, रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स है 2.5 लाख, उसमें से 1.5 लाख ऐसे कंज्यूमर्स है जिनका महीने का एवरेज बिल जो आता है वो 100 यूनिट से नीचे आता है। यानी कि सरकार अगर इसके ऊपर फैसला करती है कि हम या तो यूनिट वाइज आप कम करें कि हम आपका तो हर महीने का 150 यूनिट 200 यूनिट हम आपका हर महीने का जितना भी बिल आया है उतना करें, या नहीं तो सरसकट मार्च से लेकर अभी तक जितना बिल आया है उसका 50% हम भरेंगे। 50% अगर आप नहीं भरेंगे तो हम अगले महीने से है तो बिल ही नहीं भरेंगे। और मैं महाराष्ट्र की जनता को ये कहना चाह रहा हूँ, जबकि मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ तो ये आपके पैसे हैं। अगर ये मोदी लेके जाते हैं, मोदी मतलब ये मोदी नहीं, लेकिन इत्तेफाक से होता है कि नाम बहुत सारे जो बेमानों के हैं, ललित मोदी है, नीरव मोदी है, तो ये जो पैसा लेके चल जा रहे हैं, ये 2 मोदी ने है तो कितने 1000 करोड़ लेके चले गए हैं। फिर ये विजय माल्या, जतिन मेहता, मेहुल चोकसी,
तो ये जो पैसा लेकर जा रहे हैं इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, टाटा बाय बाय करके निकल जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हमारा जो काश्तकार है, जो मजदूर आदमी है, जो रोजी रोटी कमाता था, उसका आपने अगर 200 यूनिट अगर महीने का अगर माफ कर दिए है तो क्या अब ये मैं अकेला कह रहा हूँ ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसका मांग करनी चाहिए। बहुत सारे संगठनों ने निवेदन दिए हैं, हमने खुद ने निवेदन दिया है। अगर सरकार खामोश बैठी है तो हम अगर चाहे तो हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास पैसा आ ही नहीं है, कारोबार हो ही नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं भरे। हमको मालूम है कि सरकार की भी परिस्थिति खराब है, तो वो सरकार की परिस्थिति को देखते हुए हम 50% का फैसला ले रहे हैं। अगर सरकार चाहती है कि अगले महीने से इस बिल के अंदर कुछ रियायत मिलेगी जो हम मांग कर रहे हैं, तो ही आगे का बिल भरा जाएगा। वरना 6 नवंबर के बाद से हम जनता से अपील करेंगे कि किसी ने भी 1 रुपया पैसा भरना नहीं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर जनता कर लेती है तो ये मजबूरन, और ये हर एक के लिए, ऐसा नहीं है कि इसका फायदा कुछ लोगों को होगा करके। आज हर कोई इसकी वजह से परेशान है। मोदी साहब ने तो बोल दिए थे कि साहब नौकरियों पे से निकालो मत, उनकी सैलरी काटो मत, लेकिन हकीकत आप खुद जानते हैं कि कितने सारे लोगों को बेरोजगार किया गया है, कितने सारे लोगों की सैलरीज काट दी गई है। भाई जिसकी सैलरी 10,000 रुपये थी, आज उसको अगर 6,000 रुपये मिल रहे हैं, 7,000 रुपये मिल रहे हैं, तो वो कहाँ से ये सब चीजें करेगा। उसका एक फिक्स लाइफस्टाइल हुआ करती थी कि मेरा लाइट का बिल इतना आने वाला है, मैं इतना ये करूँगा। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमारी सरकार से यही अनुरोध है कि सरकार इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला करे। और दूसरा ये है कि जितने भी महाराष्ट्र के अंदर धार्मिक स्थल है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, जैन लोगों की मंदिर हो या हमारा बुद्ध विहार हो, ये सबके 100% बिल माफ होने चाहिए। मतलब इसके अंदर कोई ये नहीं है आपने तो पूरे ये बंद करके रख डाले थे, आपने पूरे धार्मिक स्थल बंद करके रख डाले थे, आज भी बंद करके रखे हुए हैं। इनका शून्य बिल होना चाहिए, इनके ऊपर कोई भी 1 रुपये का बिल इनको देना नहीं चाहिए। धार्मिक स्थल जितने भी है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, उसको आपने 0 बिलिंग करके करना चाहिए। वैसे भी आपको रेवेन्यू कहाँ से मिला है? धार्मिक स्थल तो आपने भी बंद कर दिए थे, अभी तक बंद ही है। आपने शराब की दुकान, तो पैसे भी आपका रेवेन्यू जो आया हुआ है तो उसको कंपनसेट कर दीजिएगा।